देहरादून से अगली खबर है। यहाँ पर राजपुर रोड पर रोड बनाया गया है, स्पीड ब्रेकर को हटा दिया गया है। ये स्पीड ब्रेकर इतना बड़ा था कि यहाँ पर लगातार हादसे हो रहे थे। न्यूज 18 ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था, जिसका संज्ञान लेते हुए गुरुवार की देर रात को स्पीड ब्रेकर को हटा दिया गया। सत्येंद्र बर्तवाल फोन लाइन पर जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। देहरादून संवाददाता सत्येंद्र, क्या पहले ये नहीं सोचा गया था कि किस तरह से बनाना है यहाँ पर स्पीड ब्रेकर और कितनी हाइट की जरूरत है, कितने बड़े स्पीड ब्रेकर की जरूरत है? हादसे होने के बाद एक्शन लिया जाता है। बिल्कुल सिनम, क्योंकि अगर हम बात करें देहरादून राजधानी की, तो राजधानी में बीते कुछ दिनों से लगातार बड़े हादसे देखने को मिले, जिसमें एक बड़ा हादसा बीते महीने ही हुआ था, जिसमें 6 युवकों की जान चली गई थी। तो इन हादसों को देखते हुए यहाँ पे लगातार जो हादसे बढ़े थे, उसको देखते हुए जो प्रशासन ने स्पीड ब्रेकर तो बनाए, लेकिन उन जो स्पीड ब्रेकर बनाए वो मानकों के अनुरूप नहीं थे, जिसका कारण ये रहा कि लगातार इन स्पीड ब्रेकरों से भी हादसे बढ़े, जिसको कि न्यूज 18 ने भी प्रमुखता से 2 दिन पहले दिखाया था, जिसका संज्ञान लेते हुए प्रशासन ने अब इन स्पीड ब्रेकरों को हटा दिया है। और देर रात जितने भी ये कम से कम 4 से 5 बड़े स्पीड ब्रेकर बनाए गए थे, वो सब जगह से हटा दिए गए हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका सत्येंद्र। उत्तरकाशी के बड़कोट में देर रात आग का तांडव देखने को मिला। आग से 5 दुकानें जलकर राख हो गई हैं, जिससे रात भर दहशत में लोग रहे। वहीं फायर विभाग की टीम के देरी से पहुंचने पर भी लोगों में आक्रोश दिखाई दिया है। तो कुल मिलाकर 5 दुकानें ऐसी जो आग में झुलस गई। और बलबीर परमार हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उत्तरकाशी संवाददाता। बलबीर, कैसे यहाँ पर आग लगी और क्या स्थिति है अभी? जो बड़कोट नगर पालिका पड़ती है, वहां पे रात के समय ये घटना घटी और 5 दुकानें जल के खाक हो गई है, और इसके अलावा जो 7 भवन थे वो भी जल के इसमें राख हुए हैं। तो बड़ी घटना है ये, अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। और रात का समय बता रहे हैं कि 2 बजे ये घटना हुई, तो इसका पता नहीं चल पाया, पर जिस तेजी से आग फैली और जो बताया जा रहा है कि 4 सिलेंडर फटने की आवाज आई, और जिसके बाद पूरी तरह से आग जलने की घटना, आग का तांडव देखने को मिला और दहशत में लोग देखने को मिले। फायर की टीम को फोन किया गया, पर वो भी मौके पे 1.5 घंटे लेट पहुंची, जिसके कारण आग पे काबू पाया जा सकता था, पर आग पे काबू नहीं पाया जा सका। और जो जिम्मेदार अधिकारी थे, जिनको लगातार नगरवासी फोन करते रहे, पीड़ित फोन करते रहे, पर वो भी फोन नहीं उठाए, जिससे आक्रोश भी देखने को मिला। पर बड़ा नुकसान, जो 7 घर जले हैं और जो 5 दुकानें जली है, तो बड़ा नुकसान एक कई परिवारों को हुआ है। तो काफी दहशतपूर्ण माहौल भी रहा और काफी नुकसान हुआ है लोगों को। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके अब घर नहीं बचे हैं रहने के लिए, सारा सामान जल गया है, कपड़े जल गए, बिस्तर जल गए, और घर में रखा जो कीमती सामान था वो भी जल गया। तो बड़ा ही नुकसान आग के इस तांडव में हुआ है। और अब सरकार से उम्मीद लगाए बैठे हैं सभी कि कुछ मदद मिले, ताकि फिर से जो उनकी जिंदगी है पटरी पे लौट आए। और काफी गमहीन माहौल देखने को जो आग की घटना में जो ये परिवार है इनमें देखने को मिल रहा है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका बलबीर परमार। देहरादून से बड़ी खबर है, पंचायतों से जुड़ी बड़ी खबर। रंग लाया ग्राम प्रधान और प्रमुखों का आंदोलन। जिला पंचायत अध्यक्षों की तरह अधिकार अब मिल गया है। अब ग्राम पंचायत में ग्राम प्रधान और क्षेत्र पंचायत में प्रमुख ही प्रशासक होंगे। सचिव चंद्रेश कुमार यादव ने आदेश जारी कर दिया है। 27 नवंबर को हो चुका है कार्यकाल का समापन। शासन ने पहले ग्राम पंचायत में ईडीओ पंचायत, क्षेत्र पंचायत में एसडीएम को प्रशासक नियुक्त किया था। और बढ़ते आगे निकाय चुनावों को लेकर बड़ी खबर है। उत्तराखंड में निकाय चुनावों का रास्ता साफ हो गया है। निकायों में ओबीसी आरक्षण का नोटिफिकेशन जारी हो गया है। शहरी विकास विभाग ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। ओबीसी, एससी और एसटी आरक्षण का रास्ता साफ हो गया है। आरक्षण तय नहीं होने के चलते निकाय चुनाव लटके हुए थे।
हरिद्वार में कांग्रेस लगातार हर की पैड़ी कॉरिडोर का मुद्दा बनाए हुए है। निकाय चुनावों से पहले कांग्रेस नेता स्थानीय व्यापारियों और अन्य संगठनों के बीच जाकर कॉरिडोर की डीपीआर सार्वजनिक करने की मांग को लेकर समर्थन मांग रहे हैं। इन दिनों कांग्रेस कॉरिडोर को लेकर हस्ताक्षर अभियान चला रही है। पिछले दिनों कांग्रेसियों ने मशाल यात्रा निकालकर कॉरिडोर का विरोध किया था। दरअसल स्थानीय व्यापारी संगठन शुरू से ही हर की पैड़ी कॉरिडोर का विरोध कर रहे हैं। विरोधियों के विरोध को देखते हुए कांग्रेस भी अब इसमें कूद चुकी है कि व्यापारी जब विरोध कर रहे हैं और निकाय चुनावों से पहले मुद्दे को भुनाने में लगी हुई है कि जो उसकी हरिद्वार कॉरिडोर की डीपीआर जो सर्वे हुआ उसको सार्वजनिक किया जाए, जिससे जो यहाँ के व्यापारियों और अन्य वर्गों में भय का माहौल है वो दूर हो सके। लेकिन सरकार है कि वो उसको डीपीआर को सार्वजनिक नहीं कर रही है। इसी को लेके हम एक जो व्यापारियों की जो चेतना है, जो उन्हें जागृत करने का काम है, हमने अभी मशाल यात्रा निकाली, उसके बाद हस्ताक्षर अभियान शुरू किया है, जिससे व्यापारी वर्ग जो भयभीत है वो भयभीत ना हो। पुलकित शुक्ला हरिद्वार से लाइव जुड़ चुके हैं हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए। पुलकित, कह सकते हैं कि अब इस मसले को लेकर सियासत भी शुरू हो गई है, कांग्रेस पार्टी भी इसे भुनाने में लगी हुई है ताकि इसका थोड़ा फायदा कांग्रेस पार्टी को भी मिल जाए। देखिए, हरिद्वार में हर की पैड़ी कॉरिडोर एक योजना प्रस्तावित है, जिसके तहत सरकार हरिद्वार में हर की पैड़ी और उसके आसपास के क्षेत्र को काशी और उज्जैन की तर्ज पर, महाकाल की तर्ज पर जो है उसको यहाँ पर विकसित करना चाहती है और उससे यहाँ पर काफी सौंदर्यीकरण भी उसका किया जाएगा। इसमें जब से ये मामला सामने आया है तब से जो स्थानीय व्यापारी संगठन लगातार इस पूरी योजना का विरोध कर रहे हैं और इसके साथ ही सर्वे की रिपोर्ट को भी सार्वजनिक करने की मांग जो है व्यापारियों की ओर से की जा रही है। हालांकि जो ये योजना है अभी ये सर्वे के फेज में है, जो भी कंसल्टेंसी इसकी फर्म है वो इसके लिए सर्वे अभी तक कर रही है, अभी सर्वे इसमें पूरा नहीं हुआ है। सरकार की ओर से इसमें कहा गया है कि जो भी किसी भी तरह की जो भी परिवर्तन होगा वो स्थानीय व्यापारियों और सभी स्टेक होल्डर से बात करने के बाद ही उसको जो है धरातल पर उतारा जाएगा। ये व्यापारियों का जो विरोध है वो लगातार चल रहा था, लेकिन अभी क्योंकि निकाय चुनाव भी आ रहे हैं और अब पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी भी इसमें कूद गई है। अभी अलग अलग चरणों में जो है कांग्रेस की ओर से लगातार कॉरिडोर योजना का विरोध किया जा रहा है। पिछले दिनों एक मशाल यात्रा निकाली गई थी जिसमें कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कर्ण महारा भी शामिल हुए थे, उसके अलावा तमाम स्थानीय नेता उसमें शामिल थे, कई व्यापारी संगठन उसमें शामिल हुए थे। अब उसके बाद में हस्ताक्षर अभियान चलाया जा रहा है। हस्ताक्षर अभियान के तहत जितने भी व्यापारी संगठन हैं उन सभी व्यापारियों से मिलकर, संगठनों के पदाधिकारियों से मिलकर उनके पास जा रही है कांग्रेस के कार्यकर्ता और उसके लिए जो टीपीआर सार्वजनिक करने की जो मांग है उसकी मांग को लेकर समर्थन कर रहे हैं कांग्रेस के सभी नेता। शिव मूर्ति चौक पर, रेलवे स्टेशन के पास अलग अलग जगहों पर हस्ताक्षर अभियान चला जा रहा है। तो इससे कहा जा सकता है कि जो इस समय हरिद्वार के जो व्यापारी हैं, स्थानीय व्यापारी, उनमें जो कॉरिडोर के मुद्दे को लेकर जो एक नाराजगी है, कॉरिडोर योजना को लेकर एक नाराजगी है, उसको कांग्रेस निकाय चुनाव से पहले पूरी तरह से भुनाना चाहती है और इसीलिए शहर कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है, जो नेता है, वो सबसे ज्यादा इसमें सक्रिय नजर आ रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका पुलकित तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते हैं आगे। देहरादून से उद्यान घोटाले से जुड़ी बड़ी खबर के सीबीआई जांच के बीच शासन लेवल पर जांच शुरू हो गई है। कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत बनाए गए हैं जांच अधिकारी। मुख्य आरोपी हरमिंदर सिंह बवेजा को जांच अधिकारी के सामने वो पहले ही पेश हो चुके हैं। 25 नवंबर को पूछताछ के लिए हरमिंदर बवेजा पेश हुए थे। अब शुक्रवार को उद्यान विभाग के 3 ऑफिसर तलब किए गए हैं। न्यूज 18 के पास शासन की जांच आदेश की कॉपी मौजूद है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इसी हफ्ते मीटिंग में अफसरों को ब्लॉक लेवल पर जाकर ग्राउंड पर काम करने को कह चुके हैं, जिसके बाद भी सीएम धामी के निर्देशों के बाद इस तरह के आदेश जारी कर दिए गए हैं। 59 अपर सचिव लेवल के अधिकारियों को बतौर नोडल ऑफिसर ड्यूटी लगाई गई है। इसमें कई अपर सचिवों को 2-2 ब्लॉक की जिम्मेदारी दी गई है। आदेश में साफ कहा गया है कि अपर सचिव ब्लॉक के 1 या फिर 2 गाँव में वक्त पर जाएंगे और वहां पर रात में रुकेंगे। इन्हें 3 पॉइंट पर रिपोर्ट भी बनानी होगी, ब्लॉक की समस्याओं को बताना होगा। महाकुंभ की तैयारी देखने शुक्रवार को प्रधानमंत्री प्रयागराज पहुंचेंगे, तो उत्तर प्रदेश के 2 मंत्रियों ने मुख्यमंत्री और गवर्नर को न्योता देकर पूरे उत्तराखंड को महाकुंभ का निमंत्रण दिया है। वहीं कुंभ में संतों के स्वागत के लिए खुद मुख्यमंत्री भी वहां पर जाएंगे। चौदह जनवरी से 26 फरवरी तक प्रयागराज में महाकुंभ होने वाला है।
महाकुंभ के आयोजन की तैयारी देखने शुक्रवार को खुद प्रधानमंत्री प्रयागराज पहुंचने वाले हैं। वहीं यूपी सरकार के 2 मंत्रियों ने उत्तराखंड की पूरी जनता को महाकुंभ में आने का निमंत्रण दिया है। उत्तर प्रदेश की मंत्री बेबी रानी मौर्य और राज्य मंत्री ब्रजेश सिंह ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और गवर्नर गुरमीत सिंह को न्योता देने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की और देवभूमि की जनता को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से कुंभ में आने के लिए निमंत्रण दिया। उत्तर प्रदेश सरकार के दोनों मंत्रियों ने बताया कि साल 2019 में 22 करोड़ लोग कुंभ में आए थे, तो इस बार 45 करोड़ लोगों के महाकुंभ में पहुंचने का अनुमान है। इसके लिए योगी सरकार ने पूरी तैयारी की है। ऐसा महाकुंभ जो 2019 में भी हुआ था, उसकी यूनेस्को तक ने मुक्त कंठ से सराहना की थी। इतना बढ़िया मैनेजमेंट, इतना सुंदर उसका प्रबंधन था। और अभी जो आने वाला कुंभ है, मैं समझती हूँ ये उससे भी भव्य और दिव्य होगा और लगभग 40-45 करोड़ लोग आने की संभावना है। 2025 में वो महाकुंभ प्रयागराज में है और 2027 में आपके प्रदेश में भी महाकुंभ का आयोजन होगा। हमारा ये महाकुंभ दिव्य, भव्य और डिजिटल महाकुंभ के हमने इसको नाम दिया है। उत्तर प्रदेश की तरफ से निमंत्रण को उत्तराखंड में भी स्वीकार किया है, तो हरिद्वार के संत भी प्रयागराज महाकुंभ के लिए तैयार हैं। हरिद्वार से पूर्व मंत्री और स्वामी यतीश्वरानंद का कहना है कि सभी अखाड़े चाहते हैं देवभूमि से बड़ी संख्या में लोग वहां आएं, तो संतों की सबसे बड़े मेले में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का भी स्वागत सत्कार किया जाएगा। जब भी कोई भी बीजेपी का मुख्यमंत्री बना हो, अगर कुंभ इलाहाबाद में हुआ है तो हर बार वहां पर हमारे मुख्यमंत्री गए हैं और जो हमारे हरिद्वार के साधु संत, अखाड़ों के साधु संत हैं, वो भी इस प्रकार की योजना बना रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी को वहां पर बुलाया जाए। और माननीय मुख्यमंत्री जी भी ये चाहते हैं कि हमारे जितने भी अखाड़े हैं, साधु संत, महामंडलेश्वर वहां पर है, मैं स्वयं वहां पर जाऊं और उनका अभिनंदन और स्वागत करूं। महाकुंभ प्रयागराज में है, पर इसमें हर तरफ से सहयोग का पूरा भरोसा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दे चुके हैं, तो योगी सरकार की तरफ से 2 मंत्रियों ने आकर महाकुंभ का निमंत्रण दिया है। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। हरिद्वार में विवादित धर्म संसद आयोजित करने वाले जूना अखाड़ा के महामंडलेश्वर यति नरसिम्हानंद ने एक बार फिर से धर्म संसद का ऐलान किया है। हरिद्वार के जूना अखाड़ा पहुंचे नरसिम्हानंद गिरी ने साधु संतों के साथ हवन यज्ञ किया और 19, 20 और 21 दिसंबर को जूना अखाड़ा में धर्म संसद आयोजित करने का ऐलान किया। यति नरसिम्हानंद ने साधु संतों से धर्म संसद में सम्मिलित होने का आह्वान किया। वहीं गाजियाबाद से डासना पीठ पर धर्म संसद आयोजित करने की भी बात कर रखे थे। दिसंबर 2021 में धर्म संसद विवादित हो रही थी, जिसमें नरसिम्हानंद पर हेट स्पीच का भी आरोप लगा था। जहां तक भी मेरी आवाज जाए, जहां तक संभव हो सके, सनातनी इस यज्ञ में आहुति देने के लिए भी आए। गंगा के तट पर ऐसा अभूतपूर्व यज्ञ कभी कभी होता है, यज्ञ में आहुति देने के लिए भी आए और धर्म संसद में भी आए, यथासंभव सहयोग करें। बीआरओ ने पिथौरागढ़ चाइना बॉर्डर पर 2 बड़े पुल बनाने में सफलता हासिल की है। गुंजी और जलोलिंग कॉन्ग के बीच बीआरओ ने गणेश और नहल नाले में 2 बैली ब्रिज बना दिए हैं। इन बैली ब्रिज के बनने से जहां स्थानीय लोगों को राहत मिली है, वहीं आदि कैलाश यात्रियों की राह भी आसान हुई है। बॉर्डर पर तैनात सेना, आईटीबीपी और एसएसबी को भी खासी मदद मिलेगी। बीआरओ को 15 दिनों में गणेश नाले पर जबकि 7 दिन में नहल नाले पर वैली ब्रिज को बनाने में सफलता मिली है। इन दोनों पुलों के बनने से आदि कैलाश जाने वाले यात्रियों का समय बचेगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस साल से शीतकालीन चारधाम यात्रा का भी आगाज कर दिया है और इसे लेकर चारधाम तीर्थयात्री पुरोहितों, महापंचायतों ने सीएम का धन्यवाद किया है। महापंचायत के प्रतिनिधियों ने सीएम धामी से सचिवालय में मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने चारों धामों में बुनियादी सुविधाएं बेहतर करने की भी मांग की है। तीर्थ पुरोहितों ने कहा कि शीतकालीन यात्रा के पूजा स्थलों का व्यापक प्रचार प्रसार करने की जरूरत है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को देहरादून के पवेलियन मैदान में चल रहे लॉन बॉल कैंप का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने खिलाड़ियों और कोच से मुलाकात कर उनकी हौसला अफजाई की। खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खुद भी मैदान पर उतरते हुए लॉन बॉल में हाथ आजमाया। मुख्यमंत्री ने कैंप में मौजूद खिलाड़ियों, कोच और अधिकारियों को 38वें राष्ट्रीय खेलों के लिए शुभकामनाएं दी। उत्तराखंड विधानसभा की स्पीकर रितु खंडूरी के अपनी विधानसभा कोटद्वार में यूपी के फल सब्जी कारोबारियों को पहचान छिपाने पर नहीं बख्शने के ऐलान पर राजनीतिक बवाल मच गया है। विपक्षी कांग्रेस को ऐतराज है कि संवैधानिक पद पर रहते हुए स्पीकर समाज को बांटने वाली बात कैसे कर सकती हैं। स्पीकर के बयान के मायने और कांग्रेस की आपत्ति के पीछे वजह क्या है, देखिए। इसी साल कांवड़ यात्रा के दौरान यूपी सरकार ने एक फैसला किया कि कांवड़ रूट पर रेस्टोरेंट, ढाबा और ठेली वालों को अपनी पहचान बतानी होगी। दुकान पर साफ साफ और अपना सही नाम लिखना होगा। यूपी का ये फैसला उत्तराखंड ने भी लागू किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद फैसला वापस लेना पड़ा। अब कुछ इसी तरह का आदेश उत्तराखंड विधानसभा स्पीकर रितु खंडूरी ने अपने विधानसभा क्षेत्र कोटद्वार के लिए दिया है। उत्तर प्रदेश के नजीबाबाद से सटे कोटद्वार में फल सब्जी का ज्यादातर कारोबार मुस्लिमों के हाथ में है, तो स्पीकर रितु खंडूरी ने कहा है कि बाहर से आकर काम करने वालों को गले में आइडेंटिटी कार्ड लाना होगा ताकि पहचान पता लग सके। जो ऐसा नहीं करेगा वो कोटद्वार में काम नहीं कर पाएगा। वहीं रितु खंडूरी के बयान का बीजेपी के विधायक भी समर्थन कर रहे हैं। जो लोकल नहीं है उनको बिना लाइसेंस के कोटद्वार में कोई भी व्यापार करने की इजाजत नहीं होगी। खासकर सब्जी और फल वाले जो हैं, जिनके पास अगर लाइसेंस नहीं है, परमिशन नहीं है, वो यहाँ पर अपने व्यापार नहीं कर पाएंगे। स्पीकर भी पहले विधायक हैं और क्योंकि वहाँ पर स्थानीय समस्याओं से रूबरू हो रही हैं, और मैं समझता हूँ यही नहीं बल्कि पूरे उत्तराखंड में स्थिति है कि नीचे के लोग आ रहे हैं और व्यापार के नाम पर यहाँ पर जो है हमारी संस्कृति को, हमारे संस्कार को और हमारे यहाँ के माहौल को बिगाड़ रहे हैं। तो निश्चित रूप से जितने भी बाहर के लोग आएंगे उनकी शिनाख्त होनी चाहिए, उनके लाइसेंस होना चाहिए और बाहर के लोगों पर प्रतिबंध भी लगना चाहिए। इधर बीजेपी के प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी बात को सही बता रहे हैं, लेकिन कांग्रेस को इसमें आपत्ति है। यहाँ पर जो भी काम धंधा करेगा वो आइडेंटिटी कार्ड दिखाएगा या परिचय पत्र दिखाएगा या अपनी दुकान में बोर्ड लगाएगा। इस तरीके के बयान विधानसभा अध्यक्ष पद पर रहते हुए किसी भी व्यक्ति को नहीं देना चाहिए, और माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी ने इस तरीके का बयान देकर अपनी पद की गरिमा को गिराने का काम तो किया है और संविधान का भी उल्लंघन करने का काम किया है। टनकपुर से लेकर विकासनगर तक फल सब्जी का ज्यादातर कारोबार यूपी के बिजनौर, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, धामपुर, बरेली और मुरादाबाद से होता है और इस कारोबार में बड़ी तादाद मुस्लिमों की है। ऐसे में कोटद्वार को लेकर विधानसभा स्पीकर के फैसले ने निकाय चुनाव से पहले शहरों में बहस का नया मुद्दा खड़ा कर दिया है। बीजेपी को जहां मुद्दे में मौका दिख रहा है, वहीं मुद्दा न बने कांग्रेस विधानसभा स्पीकर को कोस रही है। कोटद्वार से अनुपम के साथ दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 देहरादून। कोटद्वार विधायक रितु खंडूरी ने कोटद्वार के बाजार में व्यापार करने वाले बाहरी लोगों के लिए लाइसेंस की अनिवार्यता के आदेश जारी किए हैं, जिसके बाद से फड़ और ठेली लगाने वालों में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं लोकल के फल सब्जी विक्रेता इस फैसले से काफी खुश हैं। स्थानीय सब्जी विक्रेताओं का कहना है कि सरकार की ओर से अच्छा कदम उठाया गया है। उन्होंने कहा कि नजीबाबाद से बड़ी संख्या में फल सब्जी विक्रेता कोटद्वार में सब्जी के व्यापार में लगे हुए हैं। इससे स्थानीय सब्जी विक्रेताओं के व्यापार में बड़ा फर्क पड़ा है। साथ ही बाहरी लोगों के शहर में आने से भी माहौल खराब हो रहा है। अच्छा कदम लाइसेंस उसन का ये है, इनका दिखा जाए कि लाइसेंस बनाना चाहिए इनका, कि बाहर से नजीबाबाद से आ रहे हैं यहाँ बेचने के लिए, तो क्यों आ रहे हैं? क्या हम ये सब्जी मंडी भाग गली में या हमें वो दे सकते हैं?
मैं सरकार ने अच्छा कदम उठा रखा है ताकि हम लोगों गढ़वाली लोगों को रोज़गार मिले यहाँ कम से कम। जिस दिन से बाहर के लोग आए हमारे लोगों को प्लान मतलब ये है कि वही बंद हो गया, व्यवहार ही बंद हो गया। जैसे मतलब हम क्षेत्र में घूमते थे, क्षेत्र में जा रहे हैं, क्षेत्र में अच्छी वो कर रहे हैं, वहाँ डकैतियों का वो भरपूर है। देहरादून के अलकनंदा एनक्लेव में 9 दिसंबर को हुई हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी अनंत और नवीन ने आर्थिक तंगी के चलते हत्या की वारदात को अंजाम दिया। मृतक अशोक कुमार गर्ग ONGC से रिटायर्ड थे और देहरादून में अकेले रहते थे। पुलिस के मुताबिक दोनों किराए पर कमरा लेने के लिए मृतक के घर गए और जैसे ही पता चला कि वो अकेले रहते हैं तो हत्या का प्लान तैयार कर लिया गया। 9 दिसंबर को दोनों एडवांस रूम रेंट देने के बहाने पहुंचे और अशोक गर्ग से पैसों की डिमांड की। जब आरोपियों को पैसे नहीं मिले तो दोनों ने हत्या की वारदात को अंजाम दिया। स्कूटी की मदद से पुलिस आरोपियों तक पहुंची है। तो इस दौरान वो देखा कि सामने 3-4 लोग गेट पर आ गए हैं, इनको कुछ समझ में नहीं आया। उन्होंने एकदम जाते जाते तेज सवार मतलब जो मारा होते उस गुस्से में कि हम फंस भी गए यहाँ पर, हमें वो भी मिला और सारा वो पर्स लेकर पीछे के रास्ते से कूद के भाग गए। तो समझ घटनाक्रम जो ये था अभी तक पूछताछ में क्लियर हो गया। इनसे जो ATM कार्ड है वो चीजें बरामद हो गई इनके कमरे पर। अब जो है इनके द्वारा जो कपड़े जिसमें खून लग गया था और जो जूते वगैरह थे ये जो उन्होंने बताया और कटर फेंकना एक नाले में जहाँ बताया वहां हमारी टीम इसको लेकर उस रिकवरी को करेगी। वहीं मामले में खेल मंत्री रेखा आर्या का कहना है कि शूटिंग रेंज में कुछ काम चल रहा है। खिलाड़ियों की ओर से मुझे कोई शिकायत नहीं आई है। वहां पर सभी प्रैक्टिस कर रहे हैं, कोच भी सिखा रहे हैं। कोचों को लाइसेंस का कुछ इशू है जिसको लेकर DM की तरफ से निर्देशित भी किया गया है। और निश्चित रूप में उसमें ग्रासिंग का काम हो रहा है और वहाँ पे भी अलग अलग का है, 50 मीटर का है, 25 मीटर का है, 10 मीटर का है। तो तीनों प्रैक्टिस पे हम गए थे और बच्चों की ओर से इस प्रकार की कोई शिकायत मुझे प्राप्त नहीं हुई है। लेकिन बच्चे लगातार जो है प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनके कोचेस बेहतरीन प्रैक्टिस उनको करा रहे हैं। उनकी ओर से मेरे को बेशक ये जरूर कहा गया कि हमारे लाइसेंस इश्यूज नहीं हो पा रहे हैं, जिसको लेकर जिलाधिकारी देहरादून को दिशा निर्देश दिए हैं, जिनमें से उन्होंने कुछ लाइसेंस उनके स्वीकृत भी कर दिए। और वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का है, फौरन लौटते हैं।